किया गया तो उसके बाद हमारी बॉडी के साथ क्या हो रहा है हम नहीं जानते। एक और साइंस की ही बहुत अच्छी कला है हिप्नोटाइज कर लेना। आप किसी का वशीकरण करिए, यानी कि मस्तिष्क पे नियंत्रण करिए, फिर उससे आप कुछ भी करवा सकते हैं। तो सेंसेस कुछ ऐसे हैं, या हमारी जो जो आसपास की स्थिति है वो हमारे सेंसेस को गवर्न कर रही है। जब हम आसपास की स्थिति से गवर्न होने लगेंगे तो कहीं ना कहीं हम अपने आप को ही थोड़ा सा नुकसान पहुंचाएंगे, क्योंकि जब तक हम सोच पाएंगे ये सही था या गलत था, हमारा नुकसान हो चुका होगा। और जो कल एक बात हो रही थी कि हमें क्विक रिएक्ट नहीं करना चाहिए। बिल्कुल क्विक रिएक्ट करने की जरूरत नहीं है, लेकिन रिएक्ट करने की जरूरत है। कुछ गलत है, अभी नहीं, समय देखकर, व्यवस्था देखकर, व्यक्ति की मानसिक स्थिति देखकर उसको बताना भी पड़ेगा। हम अवसाद लेकर नहीं जी सकते। हमने आसपास कुछ ऐसा देखा कि हमारे आदर्शों के विरुद्ध था, हमारे प्रिंसिपल्स के अगेंस्ट था, और हम उससे दुखी हो गए। वो दुख आपके साथ है, आप अपने आप को कर्स कर रहे हैं, आप अपने आप को बार बार कह रहे हैं मैंने उस समय क्यों नहीं किया, क्यों नहीं किया। ठीक है, एक एक लिमिटेशन है, आप हर जगह अपना आदर्श नहीं रख सकते, तो उसको वहीं छोड़ना है, वरना आपका मन रोगी होगा, और मन रोगी होगा तो शरीर भी रोगी हो जाएगा। चीजों को बहुत ज्यादा हम लाद के नहीं चल सकते। जितना हम अपने आप को मस्तिष्क के रूप से, मनोभाव के रूप से, एक टर्म आता है परगेट रखेंगे, मतलब प्यूरिफिकेशन रखेंगे, अपना अपना पवित्र भाव रखेंगे, उतना हमारे साथ समस्याएं कम होंगी। कुछ आया, आपने सामने वाले को बता दिया, अब वो आपको अंदर नहीं कचोड़ेगा कि मैंने कहा नहीं, काश मैं कह देता तो ऐसा नहीं होता, सामने वाले को उसकी सीमाएं मैंने बता दी होती। तो हमें कहीं ना कहीं चीजों को लाइट रखने के लिए, जीवन को सामान्य रखने के लिए भी आवश्यक है कि बताते रहें क्या सही है, क्या गलत है, क्या क्या उचित है, क्या अनुचित है। यहाँ पसंद और नापसंद की बात नहीं हो रही है। जो हमें अच्छा लग सकता है सामने वाले को हो सकता है अच्छा ना लगे। तो चीजों में स्पष्टीकरण रहना चाहिए। जो कहा भी जा रहा है कि मानसिक संतुलन को हंसती हंसाती और हल्की फुल्की जिंदगी को आरोग्य रक्षा का सबसे बड़ा कारण और आधार माना जाता है। मेडिकली हमने बहुत बहुत अच्छी उन्नति कर ली है, वैज्ञानिक रूप से हम बहुत अच्छा डेवलपमेंट ले रहे हैं, बहुत अच्छा विकास हो रहा है। मानसिक रूप से, पारिवारिक रूप से, भावनात्मक रूप से उतना ही हम नीचे गिरते चले जा रहे हैं। हमारी लाइफ को हमारा मोबाइल गवर्न कर रहा है, हमारी लाइफ को हम पर आने वाला कमेंट गवर्न कर रहा है, हमारी लाइफ को सामने वाले ने क्या कह दिया वो गवर्न कर रहा है। और सबसे बड़ी चीज, हम सबको खुश नहीं रख सकते। तो पहला तो हम सोचें कि क्या वाकई में सामने वाला इतना महत्वपूर्ण है कि उसने मेरे हंसते खेलते जीवन को रोने गाने में बदल दिया। तो जो हो गया, आगे। मतलब ये नहीं कि हम इतिहास भूल जाएं, इतिहास भी पढ़ना है, इतिहास से सीखकर आज का वर्तमान सुरक्षित करना है, गलतियां नहीं दोहरानी है। और जो पश्चाताप हो, पर पश्चाताप का अर्थ ये नहीं है कि हमारे अंदर बस एक घुलन, एक नकारात्मक, एक विषाक्त विचार आने लगे। पश्चाताप कुछ ऐसा होना चाहिए कि अब दोबारा ये नहीं होगा, चाहे जो परिस्थिति आ जाए। आगे जो शरीर और मन का अविच्छिन्न संबंध की बात हो रही है, अगेन मानसिक स्थिति अगर हमारी मजबूत है तो हमें कोई हिला नहीं सकता। लेकिन अगर हम परिस्थितियों का, तो अगर हम संधि विच्छेद करें तो पराई स्थिति है, उनका काम ही हमें हिलाना है। और अगर हम हिल गए तो हमारे व्यक्तित्व पर एक प्रश्न चिन्ह लग जाएगा कि अब तक फिर हम क्या थे।
हमारा अपना कोई अस्तित्व ही नहीं था, हम हमेशा दूसरों के अनुसार ही चलते रहे। बुराई नहीं है दूसरों के अनुसार चलने में, लेकिन ये तो देख लीजिए अनुसरण हम किसका कर रहे हैं। कोई ऐसा भाव तो हमें नहीं ग्रसित कर गया, परेशान कर गया, जिसका वाकई में हमारे जीवन में कोई महत्व नहीं था। और आज की डेट में जो हमारा इमोशनल एस्पेक्ट है बहुत वीक है। हम अपनी भावनाएं बैलेंस नहीं कर पा रहे हैं, इसीलिए शारीरिक रोग तो कम है, मानसिक बहुत है। हर व्यक्ति कहीं ना कहीं अवसाद से ग्रसित है। डिप्रेशन हमारे यहाँ कभी नहीं हुआ करता था, क्योंकि लोग जाते थे, कहते थे, सुनते थे, आगे बढ़ जाते थे। आज डिप्रेशन बहुत है, क्योंकि व्यक्ति एक खोखला जीवन जी रहा है। वो अपने आप को लोगों के बीच में रखना ही नहीं चाहता। हम बहुत अच्छा खा रहे हैं, पी रहे हैं, फिजिकली फिट रखने के लिए हम जिम जाते हैं, वॉक पर जाते हैं, पता नहीं क्या क्या करते हैं, पता नहीं कौन कौन से शेक पीते हैं। मेंटल फिटनेस बिल्कुल ध्यान नहीं है हमारा, और वो मेंटल फिटनेस आपकी फिजिकल फिटनेस को कहीं नहीं दिखाएगी। आप बाहर से बहुत अच्छा ढांचा है, अंदर से आप उतने ही खोखले हैं। बाहर से हो सकता है कोई आपको धक्का मारे, आप ना हिलें, लेकिन अंदर से जरा सा भी धक्का लगा तो वो जो एक बहुत मजबूत शरीर था वो पूरी तरह से बिखर जाएगा। तो हमें मानसिकता पे ध्यान देना है, और वो मानसिक विचार, वो पॉजिटिविटी, वो पवित्रता, जिसको प्यूरिफिकेशन कह रहे हैं, वो आपके फिजिक को ऑलरेडी बहुत सुंदर बना देती है। फिर कहीं महत्व नहीं रह जाता कि हमारी हमारी आंखें हिरनी जैसी हैं, कि हमारे बाल रेशम जैसे हैं, हमारी त्वचा बिल्कुल मक्खन मलाई दूध जैसी है, क्योंकि ये सिकल ऑफ विद द टाइम, सिकल ऑफ टाइम, समय के साथ ही सब चला जाना है। रह जाना है तो हमारा विचार, रह जाना है तो हमारा व्यवहार, रह जाना है तो हमारा व्यक्तित्व। हमारे शरीर को कोई याद नहीं रखता, हमारे व्यक्तित्व को हर व्यक्ति याद रखने का प्रयास करेगा। तो आगे जो अगेन शरीर एक कठपुतली है। हम सभी कहते हैं द वर्ल्ड इज लाइक अ स्टेज एंड वी आर द पपेट एंड द थ्रेड्स ऑफ पपेट्स आर इन द हैंड्स ऑफ गॉड। संसार एक स्टेज है, उस स्टेज पे हम कठपुतली हैं और हमारी डोर ऊपर वाले के हाथ में है। अब ऊपर वाला एक अदृश्य शक्ति है। यहाँ पे हम अपने मस्तिष्क की बात कर लेते हैं। जो हमें मस्तिष्क दिखाएगा, जो मस्तिष्क हमें करने को कहेगा, हम वही कार्य करते रहेंगे। यहाँ पे एक जो लाइन है, सामान्य बुद्धि वैभव का विकास स्तर जीवन को की अनेकानेक सफलताओं का द्वार खोलता है, और इसमें त्रुटि हो जाए तो असफलता भी होती है। मनुष्य थोड़ा पिछड़ भी जाता है, और कहीं ना कहीं उसके अंदर एक उपेक्षित भाव आ जाता है कि मैं असफल हो गया। सफलता और असफलता के बीच में भी कुछ विशेष अंतर नहीं है। जब हम मन से प्रयास करते हैं तो सफलता भी मिल ही जाती है, बस रेशियो का अंतर है। जब हम असफल होते हैं तो मतलब प्रयास मन से नहीं किया गया, हमने अपनी क्षमताओं को नहीं पहचाना, हमने ये जाना ही नहीं कि हम क्या कर सकते हैं, और हमने एक ऐसा कार्य हाथ में लिया जिस पर एक सही तरीके से अन्वेषण, या मतलब एक सही तरीके से विश्लेषण नहीं किया। मेरी क्षमता और ये कार्य कहाँ पे मैच करते हैं, और अगर चलिए मिसमैच भी है, पर मेरी इच्छा है कि मैं ये करूं। हम में से हम सभी चाहते हैं बहुत अच्छा जीवन जिए, लेकिन उस अच्छा जीवन जीने के लिए सबसे पहले तो हमें टाइम मैनेजमेंट सीखना पड़ेगा। टाइम मैनेजमेंट सीख लेंगे तो लाइफ मैनेज हो जाएगी, लाइफ मैनेज हो जाएगी तो रिलेशन मैनेज हो जाएंगे, रिलेशन मैनेज हो जाएंगे तो अच्छा जीवन अपने आप आ जाएगा। बेसिकली सफलता और असफलता दोनों साथ साथ चलते हैं, कहीं हम सफल होंगे, कहीं हम असफल होंगे। तो ऐसे ही व्यक्ति अपने जीवन को परिस्थितियों के साथ नहीं, मन स्थिति के साथ चलाए, मस्तिष्क की स्थिति के साथ चलाए। परिस्थितियां आपको हिलाएंगी, लेकिन मस्तिष्क आपको उन परिस्थितियों से निकलने का मार्ग भी बताएगा। जीवन बड़ा आसानी से हम लोग चला लेते हैं, कहीं कोई समस्या नहीं है, 2 वक्त की रोटी मिल जाए, तन पे कपड़ा मिल जाए, महीने के अंत में तनख्वाह आ जाए, नहीं, इससे आगे हम लोग बहुत कुछ नहीं सोच पाते।
आगे बहुत ज्यादा वैज्ञानिक चीजें दी गई हैं। जैसे कि मैंने कहा, हम विज्ञान के विषय में चर्चा हम अमन भैया के हिस्से में छोड़ देते हैं। ठीक है भैया, अब बात कर लेते हैं हमारी दिव्य क्षमताएं हैं क्या। दिव्यदर्शी होना, यानी कि आत्मा की क्षमता, आत्मा को देखने की क्षमता। दिव्य अनुभव, जिसको हम कहते हैं सिक्स सेंस। अगर हम वाकई में प्योर हैं तो हमारा सिक्स सेंस बता देगा हमारे साथ क्या होने जा रहा है। या ऐसे भी कह सकते हैं कि अगर मैंने अपने आप को थोड़ा सा उस दिशा में जानने का प्रयास किया, मैं क्या हूं वाली बात, मैं क्या हूं और मैं क्या कर सकता हूं या सकती हूं, तो मुझे अनुभव होने लगेगा आने वाला हमारा पल कैसा हो सकता है। क्या होगा नहीं पता, कैसा हो सकता है। फिर हम कहते हैं दिव्य श्रवण, हम हियरिंग का काम कर रहे हैं, यानी कि हम इस भौतिक जगत को सुन रहे हैं। दिव्य श्रवण कहता है आत्मिकी की आवाज को सुनना, और आत्मिकी कभी भी गलत राय नहीं देती है, पर हमें बिल्कुल बैलेंस होके, निष्पक्ष होके उसे सुनना पड़ेगा। लाभ हानि नहीं उसमें देखना पड़ेगा। लाभ हानि, जीवन मरण, यश अपयश विधि हाथ ऊपर वाले के, आत्मा के ही हाथ में छोड़ दीजिए। अगर आत्मा ने निर्देश दिया है तो कुछ सोचकर ही दिया होगा। अतीन्द्रिय ज्ञान, ज्ञान पुस्तकों से मिल रहा है, ज्ञान समाज से मिल रहा है, लेकिन कुछ ज्ञान आपको आपके, हमको हमारे अनुभवों से भी मिलेगा। और उस ज्ञान का हमें टू फॉलो नॉलेज लाइक अ सिंकिंग स्टार मूड में चलना पड़ेगा। बाधाएं आने पे बीच में हम छोड़ नहीं सकते। जैसे हम लोग साधना कर रहे हैं, बाधाएं आ रही हैं, आएंगी, पर इसका मतलब ये नहीं है कि हम उसे बीच में छोड़ दें। आज मेरा मन नहीं लग रहा है, बिल्कुल मन ना लगे, आंख खोल के साधना कर लीजिए। ध्यान आंख बंद करके नहीं हो पा रहा है, कोई बात नहीं, दिया जलता है, सामने गुरुदेव माता जी होते हैं, आज आंख खोल के ध्यान कर लेते हैं। क्या करें गुरुजी, आज हम आप ही को देखेंगे। ठीक है, थोड़ा बहुत तो कान में जाएगा, थोड़ा बहुत तो हमारा मस्तिष्क, फिर देखिए धीरे धीरे वो आंख भी बंद हो जाएगी, क्योंकि कहीं ना कहीं हमारी आत्मा उस आवाज को सुनेगी। पूर्व ज्ञान, पूर्व ज्ञान में पास्ट और फ्यूचर दोनों है। पूर्व यानी कि हमारा अनुभव जो हमने कल लिया, और उसी अनुभव के आधार पे हम अपने कल की तैयारी करें। ये तो है हमारी दिव्य क्षमताएं। समस्याएं कहाँ पर हैं, अब वो एक बार देख लेते हैं, फिर हम अमन भैया से निवेदन करेंगे। वैसे हमने समय बहुत ले लिया है, समस्याएं बस हेडिंग्स के फॉर्म में डिस्कस कर लेते हैं। एक तो अपनी हम लाइफस्टाइल से बाहर नहीं निकलना चाहते, जो है जैसा है उसी में खुश रहते हैं। हमें डर लगता है अगर सफल ना हुए तो क्या होगा, हम परिवर्तन के लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं होते। दूसरा, हमारी अपनी जो जो मान्यताएं हैं हम उन्हें नहीं बदलना चाहते, समय के अनुसार नहीं चलना चाहते। मानसिक और भावनात्मक समस्याएं भी हैं, और सबसे बड़ा कारण है मार्गदर्शन का अभाव। और यहाँ पर हम लोग लकी हैं, हम लोग सौभाग्यशाली हैं कि अमन भैया हैं, गोकुल भैया हैं, प्रहलाद भैया हैं, राजेश भैया हैं, और वीरेंद्र भैया जी भी हैं। ये सभी लोग हमारा मार्गदर्शन कर रहे हैं। सबसे ऊपर गुरुदेव हमारी उंगली थामे हुए हैं, हमने नहीं थामी है, हम थामेंगे तो छोड़ देंगे। गुरुदेव ने हमारी उंगली थामी है, तो मार्गदर्शन भी हमारा है। अब हमें मन को ऐसा बनाना है कि वो जो कहेंगे हम उसी रास्ते पर चलते रहें। बस इतना ही भैया मुझे समझ में आया, बाकी अमन भैया और बाकी भाई बहन। धन्यवाद। जी दीदी, ये तो इतना बड़ा टॉपिक है और इतनी गहराई है इसमें और इतना लंबा चैप्टर था, तो मुझे लग रहा है 2 दिन इसमें मिलना चाहिए था, क्योंकि बहुत सारे पहलू अनछुए हैं जिसको आपने टच करने का प्रयास तो किया, बट वहां तक आप समय अभाव की वजह से नहीं पहुंच पाई हैं। और अमन भैया तो इस पे पूरा एकदम ये सागर की तरह है उनके लिए ये प्रस्तुत करने के लिए। और हम चर्चा का भी समय इसमें हम लोगों को आज कम ही मिलेगा, बट फिर भी बिल्कुल समय नष्ट ना करते हुए सीधे अमन भैया से निवेदन है कि इस विषय पर भी अपनी बात रखें। नहीं आज, क्योंकि चैप्टर भी बहुत बड़ा था, रीडिंग में भी टाइम लगा है, और सात प्रस्तुतकरण में दीदी ने जो है काफी विषय को जो है इसको
इसको संक्षिप्त रूप से भी लेते हुए जो है बहुत इसमें अपने बहुत सारे तथ्यों को इसमें प्रकट किया है बीबी ने। तो तुषारिका दीदी का हैंड रेस दीदी, आप बताएं, आप कुछ कहना चाह रही हैं? जी भैया तुषारिका नमस्ते। हाँ जी भैया नमस्ते। भैया मेरे प्रणाम। को कुछ चीजें करके पता चली अच्छी थी कि मतलब हम लोग कैसे अपने अंदर, जैसे अभी तक हमारे मन में जो विचार आते थे कभी अच्छे या बुरे, तो मुझे समझ में दीदी आया आपकी आवाज ये कट रही सारी है। हमारी आवाज कट रही है। आप, 1 मिनट में बाहर निकल आपकी के बात आवाज करती हूँ। कट रही है दीदी, कट कट। अभी अभी सही आ रही है भैया? हेलो जी जी जी। हेलो। जी अब जी। ठीक। अभी सही आ रही है? अब हाँ ठीक। जी हाँ जी। ठीक है दीदी, ठीक है। ओके भैया, मैं ये कह रही थी ना, जैसे कि अभी आप लोगों की जो चर्चा थी इसमें बहुत सारी चीजें क्लियर हो गई कि जैसे कि हमारे मस्तिष्क में कभी अच्छी चीजें आती हैं, कभी निगेटिव, कभी पॉजिटिव, और उस हिसाब से हमें चीजें दिखाई देती हैं। और एक चीज हमें थोड़ा सा था, आत्मसम्मान की जब बात आई, सेल्फ उसकी, तो मैंने को लगा कि आत्मसम्मान आजकल क्या होता है ना कि आत्मसम्मान तो लगता है कि कहीं किसी कोने में रख दो, क्योंकि क्या होता है कि आजकल तो छोटे छोटे बच्चों से भी अगर आप तेज आवाज में बात करेंगे ना, तो वो आपसे ज्यादा तेज आवाज में बोलेंगे। तो वहां पे तो लगता है सम्मान नाम की चीज तो रखनी नहीं चाहिए सामने, क्योंकि अगर जी, रखेंगे तो इसमें बहुत मुश्किल हो जाएगा। हाँ, क्षमा करें दीदी, इसमें थोड़ा सा मुझे ये करना इंटरप्ट करना पड़ रहा है इसलिए क्योंकि ये हम्म। जो है एक बहुत बड़ा डिस्कशन का टॉपिक है ना, कि हाँ जी। बच्चों से कैसे क्या व्यवहार, ये पूरी की पूरी क्लासेस ही अलग होनी चाहिए, है ना दीदी? तो हम लोग जो जी है पूरी क्लास करेंगे। यहाँ केवल 5 मिनट का समय बचा है और इसमें एक महत्वपूर्ण बात आई, उस पर चर्चा कर लेते हैं। फिर हम लोग पूरा जो है इस पे, ये पूरी विज्ञान में कोश की साधना है जी दीदी, है भैया, ना? हम भैया बाद में तो कर लेंगे, लेकिन मुझे आज बहुत सारी चीजें थोड़ी क्लियर हुई, और एक चीज और लगी हाँ, कि अगर हम मौन में रहना सीख जाते हैं तो भी शायद हम अपने आत्मसम्मान में जीना सीख जाएंगे। बहुत सुंदर, थोड़ा बहुत सा सुंदर, और। इससे बढ़िया कुछ हाँ भी नहीं है जी। दीदी। जी, बस ये समझ में आ रहा है मुझे कि अब मौन सीखना पड़ेगा। मौन, थैंक यू। गुरुदेव ने एक तपश्चर्या बताई थी 12 तत्व में से, 12 जो महान तप गुरुदेव ने शिव के बताया उसमें मौन सबसे बड़ा तप बताया गुरुदेव ने, है ना? इसको आप वांग्मय नंबर 13 में पढ़िए, गुरुदेव ने 4 चैप्टर केवल मौन पे ही लिखे हुए हैं। जी दीदी। थैंक यू ठीक है भैया। दीदी, प्रणाम। प्रणाम दीदी, आभार। इसमें एक चीज हम लोग ये देख लें, बहुत सुंदर चीज आई है और ये विज्ञान इसको प्रूव करता जा रहा है धीरे धीरे, अतीन्द्रिय क्षमताओं के बारे में। 5 मिनट का समय हमारे पास में। सामान्य हम लोग अभी तक पढ़ रहे थे, हर एक जो है एक एटम होता है, तो एटम का एक भार होता है, अपन न्यूट्रॉन प्रोटॉन के आधार पे उसके भार को कैलकुलेट करते हैं। भार होता है, उसका घनत्व होता है, यानी डेंसिटी होती है, और उस पे जो है चुंबकीय की उसका एक मैग्नेटिक फील्ड होती है, ये सब चीज होती है। इससे जो है एटम अपना जो एक भौतिक परिचय देता है ना? लेकिन अब विज्ञान जो है इसको कहते हैं कि अब किशोरावस्था में प्रवेश कर रहा है। ये बचपन की बात थी विज्ञान की, अब किशोरावस्था में प्रवेश कर रहा है। तो ऐसे परमाणु का विज्ञान ने पता लगाया कि जिसको जीरो मास एटम बोलते हैं, जिसका भार नापा ही नहीं जा सकता, जीरो मास एटम बोलते हैं। और वो प्रकाश की गति से चलते हैं, और बात भी सही है। जब कोई वस्तु प्रकाश की गति से चलती है तो जीरो मास हो जाती है, क्योंकि वो पूरी की पूरी ऊर्जा में बदल जाती है ना? क्योंकि ये पदार्थ का मूल ऊर्जा ही है, और जब प्रकाश की गति से चलेगी तो समय जीरो हो जाएगा, तो वो ऊर्जा में बदल जाएगी। तो यहाँ पे न्यूट्रॉनों कणों कणों की बात हुई है, और ये न्यूट्रॉनों कण ही प्रकाश के कण हैं। देखिए अब विज्ञान इसको कैसे पकड़ रहा है, ये न्यूट्रॉन कण ही प्रकाश के कण है। और आगे चल के विज्ञान ये कह रहा है, इसमें एक वैज्ञानिक है जिनका नाम ये दिया गया है इसमें, उन्होंने कहा है कि ये वैसे तो नहीं दिखाई देते, लेकिन जब आपस में टकराते हैं तब दिखाई देता है। साधक कभी ध्यान करता है तो ध्यान करते करते जो है एक चमक सी उसको कभी कभी दिखाई देती है, बड़ी फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड्स में एक चमक दिखाई देती है ना? तो वो प्राण, जिसको न्यूट्रॉन कण बोलते हैं या प्राण कण भी बोलते हैं, कॉस्मिक पार्टिकल्स बोलते हैं, तो वो आके कभी कभी जब ये टकराते हैं आपस में, मस्तिष्क के तंतुओं से टकराते हैं, तो एक जो है चमक सी व्यक्ति को फील होती है कभी कभी फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड्स में। इसको गुरुदेव ने विज्ञान में कोश में इसको बताया है इसमें। और आगे चल के न्यूट्रॉन कण के बारे में एंड्रियास आदि मूर्धन्य वैज्ञानिक से न्यूट्रॉन कण का नाम दिया है। दूसरे वैज्ञानिकों ने इसे साइनोन बताया हुआ है। अब देखिए, संभवतः न्यूट्रॉन और साइनोन कण ही मस्तिष्क के सामान्य न्यूरॉन से
सामान्य न्यूरॉन कणों के साथ में साठ गांठ बैठा के अति इंद्रिय चेतना उभारने का पथ प्रशस्त करते हैं। इसीलिए व्यक्ति जब ध्यान में बैठता है तो उसके सहस्त्रार से जब ऊर्जा प्रवेश करती है, यही न्यूट्रॉनों कण जिसको बोल रहे हैं अपन प्राण ऊर्जा बोलते हैं, अध्यात्म भली भांति से इसको जो है एक्सप्लेन करता है। और प्राण ऊर्जा हमारे अंदर फील भी होती है, हमारे चक्रों में स्फुरण होने लगता है। इसमें ये सहस्त्रार में से लेके और मूलाधार तक पूरे के पूरे चक्रों में स्फुरण मालूम पड़ता है, प्राण ऊर्जा बड़ी तेजी से आती है। और उस स्थिति में योगी जो है, जब उसके ये प्राण कण है, ये न्यूट्रॉनों कण है, जब न्यूरॉन्स के संबद्ध हो जाते हैं तो उसका जो है समष्टि मन व्यष्टि मन समष्टि मन से जुड़ जाता है। उसके सामने सृष्टि के असंख्य आयाम खुलने लगते हैं। गुरुदेव जब ध्यान किया करते तो ध्यान करने के बाद में जब उठते थे तो पहला काम यही करते थे, लिखते थे। वो पानी भी नहीं पीते थे। गुरुदेव जो है एक फोल्डर पूरा का पूरा लिखते थे और बिना फोल्डर लिखे हुए पानी भी नहीं गुरुदेव पीते थे। उन्हें मालूम था कि जो प्रकाश ध्यान के समय 6 घंटा ध्यान के समय उन्हें जो प्रकाश मिला है, जो प्राणों ने उनके न्यूट्रॉन कण को जो उनके न्यूरॉन्स को उत्तेजित कर दिया है, वो उत्तेजना जो है उनको ब्रह्मांड से जोड़ देती थी। और वो व्यष्टि मन जो समष्टि मन से, इसी को अल्फा स्टेट बोलते हैं। यही यही स्टेट जो है आइंस्टीन की थी। आइंस्टीन हमेशा अल्फा स्टेट में रहते थे। तो जैसे ही जो है वो ये पकड़ने लगते हैं, उस समय साधक के ज्ञान का कोई सीमा नहीं रहती है, क्योंकि वो अपने आप को ब्रह्मांडीय ज्ञान से जोड़ लेता है। जब ब्रह्मांडीय ज्ञान से जोड़ लेता है तो उसका जो है अथाह ज्ञान हो जाता है। यहाँ पे लिखा भी हुआ कि मनुष्य का अवचेतन मन ब्रह्मांडीय ऊर्जा के साथ में संबद्ध होकर अपनी ज्ञान परिधि और क्रिया शक्ति असीम कर सकता है। और यही बात गुरुदेव के संबंध में थी। अपन बाबूजी के संबंध में भी कभी देखते हैं कि जब वो उसमें ही कहते, बाबूजी कहते हैं कि जब वो जो है सुबह की क्लास, ब्रह्ममुहूर्त की क्लास लेते हैं, तो ब्रह्मा ये यहाँ के पृथ्वी के ग्रेविटेशनल फोर्स से ऊपर उठ जाते हैं और उनका मन जो है पूरा आकाश में व्याप्त हो जाता है। और उस समय जब वो क्लास लेते हैं तो हम लोग समझ सकते हैं कि उनकी क्लास का व्याख्यान किस तरीके का होता है। और जब प्रश्नों के उत्तर देते हैं तो आज तक मुझे नहीं लगता कि किसी प्रश्न का आंसर बाबूजी ने ना किया हो, चाहे वो हिस्ट्री से संबंधित है, चाहे फिजिक्स से संबंधित है, चाहे बायोलॉजी से संबंधित है, चाहे वो हमारे एनाटॉमी से संबंधित है, चाहे वो अध्यात्म से, चाहे कुंडली से, कोई भी प्रश्न होगा उन्होंने कभी अनआंसर्ड नहीं छोड़ा। यही होता है। बाबूजी तो केवल जो है इसके बायोलॉजी के स्टूडेंट थे, लेकिन फिजिक्स के क्वेश्चन का, केमिस्ट्री के क्वेश्चन का और जो है अध्यात्म के प्रश्नों का, सबका इतना उत्तर कहाँ से आ जाता है? ये यहीं से आता है कि व्यष्टि मन जो समष्टि मन का हिस्सा, क्योंकि प्राण ऊर्जा इतनी तेजी से उस समय जो है, जिसको ये न्यूट्रॉनो बोला, इतनी तेजी से जो है ये हमारे न्यूरॉन्स को जो है एक्टिवेट कर देते हैं कि उस समय जो है फटाफट सारे के सारे आंसर आने लगते हैं, क्लिक करने लगते हैं। जितनी देरी प्रश्न सुनने में देरी होती है, लेकिन आंसर आने में देरी नहीं होती, क्योंकि ये प्रकाश की गति से ट्रेवल करते हैं। तो ये बहुत बड़ा तथ्य गुरुदेव ने इसमें लिखा है। इस पर बहुत गहन मनन चिंतन करने की आवश्यकता है। तो समय हो गया भैया, तो बाकी की चर्चा हम लोग कल करेंगे। बहुत बहुत आभार गीता दीदी को और अर्चना दीदी को, बहुत बहुत आभार। इतना बड़ा चैप्टर आपने बहुत अच्छे से इसका सार संक्षेपण और वाचन किया। जी जी अमन भैया, बहुत बहुत आभार आपका भी। समय कम था आज, परंतु ये जो चैप्टर है और इसका जो टॉपिक है वो मानवीय अंतराल की प्रसुप्त दिव्य क्षमता, और इन्हीं क्षमताओं के लगातार विकास और विस्तार का हम सब साधना के माध्यम से प्रयास कर रहे हैं, स्वाध्याय के माध्यम से। समय हो गया है, बिल्कुल इसका अतिक्रमण न करते हुए आज के स्वाध्याय को हम समाप्त करते हैं। आप सभी ऋषि तुल्य जितने भी हमारे साधक यहाँ विराजमान हैं, सभी जो इसमें शामिल हुए, सबका हृदय से आभार। अर्चना दीदी को विशेष आभार और गीता दीदी को परम प्रणाम। तो आइए इसी के साथ आज कक्षा समाप्त करते, शांति पाठ। ओम शांति शांति शांति। समाप्त। सभी को प्रणाम, शुभ रात्रि। प्रणाम प्रणाम भैया, सभी को प्रणाम भैया, सभी को शुभ रात्रि। को प्रणाम। प्रणाम भैया, सभी को प्रणाम। चलिए बंद कीजिए। बात